सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल एंड आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे राहुल जनरल। और आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है वर्क एंड एनर्जी। तो ये जो चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी बच्चों को काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है, बच्चे समझ नहीं पाते और वो काफ़ी परेशान रहते हैं। और तो इसीलिए ये चैप्टर हम लेके आए हैं डिस्कस करने के लिए। सो चैप्टर है हमारा वर्क एंड एनर्जी। तो आज की क्लासेस में हम वर्क एंड एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। वर्क क्या है, बेसिकली आज वर्क के बारे में सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें हम देखेंगे कि वर्क क्या है, कब वर्क होगा, कब वर्क नहीं होगा। तो आइए चैप्टर नेम लिखते हैं वर्क एंड एनर्जी। तो चैप्टर है हमारा वर्क एनर्जी। उम्मीद है सब बढ़िया आ रहा होगा। सो आज की क्लास में हमें जो है पूरा फोकस हमारा रहेगा कि वर्क को समझना, कि हम बेसिकली वर्क को समझ पाए कि वर्क होता क्या है। तो अगर हम डे टू डे लाइफ की बात करें तो वर्क जो होता है, हम सारी चीज़ों को कुछ भी करते हैं तो उसको बोलते हैं वर्क कर रहे हैं। मैं पानी पी रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ। मैं खाना खा रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ। मैं कुछ सोच रहा हूँ, हम जनरल भाषा में बोलते हैं वर्क कर रहा हूँ। ऑब्वियस बात है, ये सारी चीज़ें वर्क होती है। और आपका एनर्जी लॉस होता है इसमें, मसल एंगेज होती है। सो कोई भी काम को करना, हम उसको जनरल लैंग्वेज में वर्क कहते हैं। लेकिन फिजिक्स के लैंग्वेज में वर्क जो है, इतना वर्क को डिफाइन करना इतना आसान नहीं है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें देखना पड़ता है पहले, ये बोलने से पहले कि गिवन जो भी चीज़ें हैं वो फिजिक्स के लैंग्वेज में वर्क है कि नहीं है। जैसे मैं लिख रहा हूँ तो ये वर्क है कि नहीं है, मैं चल रहा हूँ ये वर्क है कि नहीं है। तो थोड़ा सा कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जिसको हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और आफ्टर दैट हम ये बता पाएंगे कि जो गिवन वर्क है, जो गिवन फिजिकल क्वांटिटी है, जो चीज़ें हैं वो वर्क है या नहीं है। फिजिक्स के लैंग्वेज में उसको वर्क कहेंगे या नहीं कहेंगे। तो अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी में जो है वर्क है, वर्क को कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाते हो और ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करता है, तो हम ये बोलते हैं कि फोर्स ने जो है ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ वर्क किया है। यानी अगर इस बात को लेके तो इस तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है कि इफ अ फोर्स इफ अ फोर्स इज अप्लाइड if a force is applied on an object and it moves आपने ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाया और फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट मूव हुआ, देन हम कहते हैं देन इट इज said that force has done work on object। यानी आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया और फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ, तो उस केस में हम कहेंगे कि जो फोर्स है, फोर्स ने ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क डन किया है। और इसी बात को एनसीईआरटी में इस तरह से लिखा जाता है कि ये जो आपका वर्क डन है ये आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट भी होता है। इस तरह से बताया जाता है इसको कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ force and displacement। it is the product of force and displacement। यानी अगर मैं वर्क करूँ तो वर्क आपका क्या होता है, प्रोडक्ट होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं इसको मैथमेटिक्स के टर्म में लिखना चाहूँ तो उसको मैं लिख सकता हूँ, वर्क डन को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू में एस, या इसको हम एफ एस ले सकते हैं। तो ये वर्क डन का हमारे पास क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट का वर्क डन निकालना चाहते हो तो वर्क डन निकालने के लिए आप क्या करोगे, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करोगे। लेकिन बात इतनी सिंपल नहीं है। अगर हम आगे की कहानी भी जानना चाहते हैं, आगे चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं, तो हमें थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। एक्चुअल में जो फॉर्मूला होता है हमारा वर्क डन का, वो एफ एस नहीं होता। एफ एस तो एक पार्टिकुलर केस होता है, जिस पार्टिकुलर केस में जो वर्क डन आता है वो एफ एस आता है। मतलब एक पार्टिकुलर सिचुएशन है, एक सिनेरियो है जहाँ पे आप वर्क डन जो है वर्क डन निकालना चाहते हो, तो वहाँ पे आप एफ एस करके निकाल सकते हो। लेकिन जो एक्चुअल चीज़ें होती हैं,
एक्चुअल जो फॉर्मूला है वर्क का वो एफ एस नहीं है। एक्चुअल जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बताता हूँ ताकि आगे कन्फ्यूजन ना हो। अगर आप इसको पहले से जान लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जो वर्क डन होता है, वर्क डन का जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है वो एफ डॉट एस होता है। जी हाँ, इसको बोलते हैं वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस। एफ डॉट एस बेसिकली जो वर्क डन होता है वो आपका एक स्केलर प्रोडक्ट होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। अब ये चीज़ें थोड़ी सी नहीं लगी होंगी कि ये स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब कभी भी हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद में जो हमारा रिजल्ट आता है, अगर वो एक स्केलर क्वांटिटी आता है तो उस केस में हम उसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट है। जैसे कि ये आपका फोर्स एक वेक्टर प्रोडक्ट है और डिस्प्लेसमेंट भी आपका वेक्टर प्रोडक्ट है, लेकिन इनको मल्टीप्लाई करने के बाद में जो वर्क डन आता है, जी हाँ, जो वर्क डन होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ऐसे इसमें इसको हम बोलते हैं जो वर्क डन है बेसिकली वर्क डन आपका एक स्केलर प्रोडक्ट होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का, जिसको हमने यहाँ पे लिखा। और जब हम ये डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हैं, जब इस डॉट को हम ओपन करते हैं तो वर्क जो निकल के आता है वर्क डन वो निकल के आता है एफ मॉड एफ एस कॉस थीटा। यानी जब हम डॉट को ओपन करते हैं तो आपका एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा आता है। अब ये थीटा क्या होता है आपको पता होगा कि हायर क्लासेस में जब हम किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं तो एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जनरल नाम दे देते हैं, उसको हम थीटा बोलते हैं। अगर कोई भी एंगल है तो बेसिकली थीटा क्या है आपका, कोई भी एंगल होता है। तो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल होता है कि फोर्स कहाँ लग रही है और डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हो रहा है, तो उनके बीच में जो एंगल होता है उसको हम थीटा बोलते हैं। और ये आपको क्या होता है, ये इसको हम बोलते हैं मॉड। इसको क्या बोलते हैं, मॉड। मॉड मीन्स क्या होता है कि यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी होती है फोर्स की। जब आप वर्क डन निकालोगे तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस होता है, और उस केस में जो आप लोगे फोर्स की सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं। हालांकि आपको पता है कि फोर्स जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो उसमें नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है। बट आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि फिजिक्स के टर्म में नेगेटिव और पॉजिटिव का सिर्फ एक ही मतलब होता है, वो सिर्फ हमें डायरेक्शन के बारे में इंडिकेट करता है कि डायरेक्शन क्या है। तो बट जब हम एफ डॉट एस लगाते हैं, जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमें जो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए जो हमें लिखना है वहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और उनके बीच में जो एंगल बन रहा है उसका आपको कॉस थीटा लेना है। अभी कॉस थीटा क्या होता है, एंगल कैसे लेते हैं, इसके बारे में अभी आपको मैं बताऊंगा, सिखाऊंगा, और इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो एक्चुअल फॉर्मूला जो हमारा होता है एफ एस होता है, बट हमारा जो एक्चुअल फॉर्मूला है ये एक पर्टिकुलर सिनेरियो का फॉर्मूला है। बाकी जो हमारा एक्चुअल फॉर्मूला है वो एफ डॉट एस होता है। और अगर हम डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो ओपन करने पे हमारा जो आता है वो एफ एस कॉस थीटा आता है, जहाँ पे इसको जो हम बोलते हैं मॉड, और मॉड का मतलब होता है हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी होती है उसके। सो अब जो है उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम ये देखते हैं कि भाई ये जो है ये कॉस थीटा जो है वो एंगल लेते कैसे हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हम एंगल कैसे लेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए और फिर मैं आपको एंगल लेना सिखाता हूँ कि एंगल किस तरह से लेते हैं। नोट कर लीजिए इसको। उम्मीद करता हूँ आप सबने इसको नोट कर लिया होगा, तो इरेज कर दो। हाँ वैसे तो रिकॉर्डेड लेक्चर है तो आप इसको जो है पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके सो अभी जो हमें पढ़ना है वो हमें लेना है एंगल के बारे में हमें सीखना था कि एंगल की क्या स्टोरी चल रही है। तो हाउ टू टेक एंगल, या हाउ टू, यही रहेगा, सही रहेगा, हाउ टू टेक एंगल। और बेसिकली हम थीटा की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब हम वर्क डन निकालेंगे तो वर्क डन निकालने के लिए हमने देखा कि जो है हमें एफ एस कॉस थीटा करना पड़ रहा है, यानी हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या करना पड़ रहा है, एंगल को लेना पड़ रहा है ना। तो एंगल मेजर करना आना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना तो कैसे ही होगा। तो जैसे सपोज कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है आपका, और इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो m है, और सपोज आपने इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया f, इस डायरेक्शन में आपने क्या लगाया, एक फोर्स लगाया f, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस भी इसी डायरेक्शन में करेगा। ये बात आगे बात देखेंगे कि
जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है क्या डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होता है, वो सारी चीज़ें आगे देखेंगे। बट सपोज यहाँ पे सिनेरियो ये है कि जो है फोर्स अभी इधर लग रहा है इस साइड में राइट की तरफ में, और डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट ने एक डिस्प्लेसमेंट किया एस, और ये भी सेम डायरेक्शन में, ये भी सेम डायरेक्शन में। तो हमारा जो वर्क डन होता है, वर्क डन हमने देखा वर्क डन इज इक्वल टू मॉड एफ मॉड एस कॉस थीटा होता है। तो हमें जो थीटा लेना होता है, ये जो एंगल होता है, ये जो एंगल है, इट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो एंगल होता है, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल होता है। तो अगर इस सिनेरियो में कि अगर फोर्स भी सेम डायरेक्शन में लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में लग रही है, तो उस सिनेरियो में जो एंगल होगा वो क्या होगा। तो आप देखिए फोर्स की डायरेक्शन भी यही है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी यही है। तो इस वाले केस में जो थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी। इस पर्टिकुलर केस में थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर इसी सिनेरियो में अगर मान लो ये हमारे पास यही सेम ऑब्जेक्ट है, ये ब्लॉक मैंने दोबारा बना लिया और सेम इसका मास है, वैल्यू मास से इसमें अभी कोई ज़रूरत है नहीं हमें। जैसे इमेजिन इस बार हम क्या कर रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है पहले से एक डायरेक्शन में चल रहा है। अब भाई हो सकता है कि भाई जो है किसी ऑब्जेक्ट पे ज़रूरी नहीं है कि फोर्स ना लग रहा हो तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो। न्यूटन फर्स्ट लॉ है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स ना लग रहा हो तो वो रेस्ट पे ही रहेगा। हो सकता है वो फोर्स के एब्सेंट में हो सकता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो सकता है कि ऑब्जेक्ट किसी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे। भाई न्यूटन फर्स्ट लॉ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो चलता रहेगा, रुका है तो रुका रहेगा, इस बात पे डिपेंड करता है वो। सो मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट जो है पहले से इस डायरेक्शन में किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से बढ़ रहा है। ओके, सो इस सिनेरियो में आप क्या करते हैं, आप जाते हैं और इसको पीछे की अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा के एफ इसको खींचने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज आपको कोई भाई बहन है या छोटा कोई बच्चा है और आप उसको साइकिल चला रहा है वो, और आप उसको पकड़ के खींचने की कोशिश करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो ऑल ऑफ सडन रुक जाए, है ना। कुछ दूर कई बार होता है कि हम साइकिल या बाइक को पकड़ते हैं तो वो हमें कुछ देर आगे की सीट के लेके चला जाता है, लेकिन हम फोर्स किधर लगा रहे हैं, पीछे लगा रहे हैं। तो यही सिनेरियो है कि जो है फोर्स हम पीछे की तरफ लगा रहे हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो फोर्स अप्लाइड के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट आप मान लेते हैं इस डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, तो इस वाले सिनेरियो में क्या हो रहा है कि जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर हम एंगल की बात करें तो आपका जो फोर्स लग रहा है वो इधर लग रहा है एफ, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डिस्प्लेसमेंट आपका इधर हो रहा है एस। तो इसके बीच में अगर हम एंगल की बात करें कि इस वाले सिनेरियो में अगर फोर्स आपका अपोजिट लगे और डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट की डायरेक्शन में हो, तो इस केस में जो एंगल आएगा इन दोनों के बीच में आप एंगल देख सकते हो। एंगल आपका कितना बन रहा है, 180 डिग्री एंगल बन रहा है, 180 डिग्री एंगल बन रहा है। तो इस केस में जो थीटा की वैल्यू आ जाएगी, जो थीटा आ जाएगा, जो आपको थीटा लेना है वो 180 डिग्री लेना है। इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है, मैं ऐसे ही नहीं बता रहा आपको, अगर आप इसको अभी से सीख लोगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। सो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर स्टार्टिंग में थोड़ी समझने में दिक्कत होगी, लेकिन आपने एक बार इसको समझ लिया तो फिर बाद में जो है इसको समझने में प्रॉब्लम होगी नहीं। ओके, सो ये दो सिनेरियो हुए और आगे चलते आगे देखते हैं, एक दो केसेस और देख लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको। सो उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया होगा आपने। भाई जब भी आप अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो आप कोशिश ये करो कि आप एक कॉपी और पेन निकाल के बैठो सामने, क्योंकि कोई मूवी नहीं चल रही है। और अगर आप इसी तरह से देखते रहोगे लेक्चर्स को तो आपको कुछ भी समझ में आएगा नहीं। तो आप बेटर रहेगा कि आप नोट्स वगैरह ही खुद बना लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, सो आगे चलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको एंगल कैसे मेजर कर रहा है वो समझ में आ रहा होगा। अभी हमने बस ये डिस्कशन किया कि जो वर्क डन होता है वो एफ एस कॉस थीटा होता है, और जहाँ पे जो थीटा होता है वो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होता है। अब हम वही देख रहे हैं कि जो है ये जो थीटा है, ये जो हम थीटा मेजर करेंगे, ये थीटा हम कैसे मेजर कर रहे हैं। तो अभी तक हमने दो केसेस देखे। सो अब ऐसे करते हैं कि मान लो एक हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ब्लॉक है ये। ओके,
एंड इस बार क्या हो रहा है कि एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, एक फोर्स कहाँ लग रही है, ऊपर की तरफ लग रही है, एक फोर्स लग रही है एफ। और इस बार जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मान लो ऑब्जेक्ट फिर भी इधर इस तरफ डिस्प्लेस कर रहा है, एक डिस्प्लेसमेंट है, हो सकता है ऑब्जेक्ट पे ऊपर कई मल्टीपल फोर्सेस लग रही हो। जरूरी नहीं है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उस पर सिर्फ एक ही फोर्स लगे, एक ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल फोर्सेस लग सकती है एक ही टाइम पे, एट अ प्रेजेंट टाइम पे मल्टीपल फोर्सेस लग सकती हैं। बट मल्टीपल फोर्सेस के होने के बावजूद जो फोर्स ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो किसी एक ही पार्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। या तो ऑब्जेक्ट राइट में मूव करेगा या ऑब्जेक्ट लेफ्ट में मूव करेगा। ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन होगी मूव करने की, या ऑब्जेक्ट जिस भी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करेगा, डिस्प्लेस करेगा, वो एक ही डायरेक्शन होगी। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है कि ऑब्जेक्ट जो है एक ही साथ दो अलग अलग डायरेक्शंस में डिस्प्लेस कर जाए। हाँ, ये हो सकता है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्सेस अलग अलग लगे बट वो डिस्प्लेस सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करेगा। सो इस वाले सिनेरियो में अगर हम एंगल की बात करें तो एंगल क्या होगा, यहाँ पे जो है एंगल क्या होगा देख लेते हैं। तो इस बार क्या हो रहा है, फोर्स की जो डायरेक्शन है वो इस तरह से है और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इस तरह से हो रही है। तो इस बार जो एंगल आएगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, यानी जो थीटा की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 90 डिग्री आएगी। क्या आएगी, 90 डिग्री आने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ कि बेसिकली ये तीन सिनेरियो जो होते हैं, ये जो तीन केसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। तो जो आपको मैंने बताया, और इससे और भी एंगल्स पे फोर्स वगैरह लगता है, लेकिन ये तीन केसेस अगर आपको पता है तो आपका काम चल जाएगा और कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। 9th क्लास में तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी अगर आप इतना जानते हो तो। अब देखिए बात ये है कि अगर अगर आप वर्क डन निकालना चाहते हो, वर्क डन कैलकुलेट करना चाहते हो, तो आपको फोर्स की तो वैल्यू गिवन होगी, और जाहिर सी बात है डिस्प्लेसमेंट फोर्स, सेकंड चैप्टर में आपने फोर्स के बारे में पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा है अच्छे से कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। चैप्टर 1 में मोशन में हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ रखा है। पर दिक्कत ये है कि हमें एंगल तो कैलकुलेट करना आ गया, लेकिन हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा कॉस थीटा, यहाँ पे आएगा कभी कॉस 0 आएगा, कभी कॉस 180 आएगा, कभी कॉस 90 डिग्री आएगा। तो इस सब सिनेरियो में हम क्या करेंगे, हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो हमें कुछ वैल्यूज याद करनी पड़ेगी, वो आप याद कर लीजिए। वैसे क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री होती है तो ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। बेसिकली जो साइन होता है, कुछ अच्छा रेशो होता है, साइन कॉस टेन कॉसेक, और इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली ये जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, बता देता हूँ आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये आपका इसमें आपका एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है और एक हाइपोटेन्यूस होता है। तो बेसिकली इन तीन साइड्स का जब हम रेशो लेते हैं, कभी परपेंडिकुलर बेस से डिवाइड कर देते हैं, कभी हाइपोटेनियस को बेस से डिवाइड कर दिया, कभी जो है बेस को हाइपोटेनियस से डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से ऐसे कर करके 6 रेशियोज होते हैं, और इन्हीं इन्हीं रेशियोज का जो एक नाम होता है वो, उसमें से किसी का नाम साइन होता है, किसी का कॉज होता है। जैसे अगर बेस को हाइट से डिवाइड कर दे तो उसको कॉज बोलते हैं। तो इसी तरह रेशोज का नाम है ये। तो हर एक रेशो पे जो है, हर एक एंगल पे जो साइड्स का रेशो होता है वो अलग अलग आता है। तो यहाँ पे कुछ रेशो जो होते हैं वो हमें याद करने पड़ते हैं। जैसे क्लास 10th में जाते हैं तो क्लास 10th में हमें ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, डेरिवेशन वगैरह कराई जाती हैं, लेकिन एट द एंड बच्चों को ज़्यादा समझ में आता नहीं है। तो वो भी लास्ट में वैल्यूज़ तो मेमोराइज़ करनी पड़ती है, हमें भी मेमोराइज़ करनी पड़ती है। धीरे धीरे जब हम यूज़ करते रहते हैं तो चीज़ हमें जो है याद हो जाती है। लेकिन फिलहाल अब मैं यही चाहूँगा कि कुछ वैल्यूज़ आप याद कर लो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सो जो है देखते हैं। ओके, सो कुछ वैल्यूज़ हैं वो आप याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सबसे ज़्यादा जो वैल्यूज़ यूज़ होती हैं वो हैं, सबसे पहले आप याद रखिए कॉस 0। अगर कॉस 0 बन रहा है तो कॉस 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। यानी अगर कोई एंगल है और कॉस के भी एंगल 0 है तो उसका जब आप कॉस 0 की वैल्यू लेंगे तो कॉस 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है बेसिकली। यहाँ पे बेस और हाइपोटेन्यूस जो है, हाँ ठीक है। तो बाकी अगर हम बात करें, कॉस 0 हो गया। एक आपका आता है कॉस 45 डिग्री। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 45 डिग्री का एंगल बनता है तो 45 डिग्री का एंगल में जो होता है इसकी जो वैल्यू आती है 1/√2 आती है। इसी तरह से कॉस 30 होता है, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री जो वैल्यू होती है वो √3/2
ट्रू होती है। और एक आध वैल्यू और याद कर लीजिए, एक हमारा होता है कॉस 60 डिग्री होता है, तो कॉस 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो हाफ होती है। और मेमोराइज करना है ये, उसको और कोई ऑप्शन नहीं है, अगर कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और एक होता है आपका कॉस 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 0। और एक चीज़ और जो काफ़ी फेमस है, जो हम काफ़ी यूज़ करेंगे, वो है कॉस 180 डिग्री। अगर कॉस 180 डिग्री है तो इस केस में जो कॉस 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो आपका -1 होता है। तो अगर आप ये कुछ वैल्यूज याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, चीज़ों को समझना और चीज़ों को देखना और क्वेश्चन को कैलकुलेट करना काफ़ी इजी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वैल्यूज आपने सारी की सारी लिख ली होंगे। तो आगे चलते हैं। तो आगे अगला जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है, हमें देखना है कि टाइप्स ऑफ वर्क। हमने वर्क देख लिया, वर्क क्या होता है बेसिकली। अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो हम बोलेंगे फिजिक्स के लैंग्वेज में वर्क हुआ है। फिर लेटर में देखा कि जो वर्क होता है वो एफ डॉटर्स होता है, यानी फोर्स और जो है डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट होता है। फिर हमने एंगल वगैरह निकालना सीखा। उसके बाद में हम जो देखने जा रहे हैं कि जो है टाइप्स ऑफ वर्क क्या होता है, मतलब वर्क फिजिक्स में है कितने तरह के। तो अगला टॉपिक हमें ये देखना है। थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है मुझे, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो अगला जो हेडिंग हमें पढ़ना है वो है टाइप्स ऑफ वर्क, यानी जो वर्क है वो कितने तरह के होते हैं। तो बेसिकली हमें 3 तरह के वर्क के बारे में पढ़ना है, जो कि है पॉजिटिव वर्क, दूसरा है नेगेटिव वर्क और तीसरा है जीरो वर्क। ये 3 तरह की वर्क के बारे में हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम पॉजिटिव वर्क। ये पॉजिटिव वर्क क्या होता है? पॉजिटिव वर्क, तो देखिए पॉजिटिव वर्क क्या होता है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हो और फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट जो डिस्प्लेस कर रहा है, यानी जो ऑब्जेक्ट जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी फोर्स के डायरेक्शन में हो जाए, यानी जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस हो जाए। तो उस केस में हम कहते हैं कि जो वर्क हुआ है वो पॉजिटिव हुआ है। यानी इफ, यानी इसको हम लिख सकते हैं इफ फोर्स acting on an object displaces it in the direction of force applied, then the work done by the force is पॉजिटिव। यानी उस केस में अगर आपने ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाया और फोर्स लगाने से जो ऑब्जेक्ट है वो फोर्स के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेस हो गया, तो उस केस में हम बोलेंगे कि जो वर्क हुआ है और वो कैसा वर्क हुआ है? पॉजिटिव वर्क हुआ है। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पर हमने इधर की तरफ एक फोर्स लगाया है और डिस्प्लेस भी इधर कर गया एस, डिस्प्लेसमेंट किया है कुछ एस। तो इस केस में आप देख रहे हो जिधर फोर्स है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यहाँ पे जो वर्क डन आएगा इस फोर्स के थ्रू जो वर्क डन आएगा वो पॉजिटिव आएगा। और अभी हमने देखा कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर यहाँ इस वाले पर्टिकुलर सिनेरियो में कि फोर्स की डायरेक्शन ये है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी यही है, तो आप ये देख पा रहे हो दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या बन रहा है? 0 बन रहा है। दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 0 बन रहा है। तो इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इफ द एंगल between force and displacement, if the angle between force and displacement is 0, then work done is पॉजिटिव। उस केस में भी क्या होगा? वर्क डन क्या होगा? आपका पॉजिटिव होगा।
यानी चाहे आप ये चीज कह सकते हैं, ये कह सकते हैं, बात दोनों ही एक ही है। ओके, अब एक काम करते हैं, मीनिंग समझ, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया कि पॉजिटिव वर्क क्या होता है। मतलब जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में आपका क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब मीनिंग समझते हैं कि पॉजिटिव वर्क का मीनिंग क्या होता है, एक्चुअल मीनिंग क्या होता है पॉजिटिव वर्क का। तो देखिए, जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव वर्क करते हैं तो पॉजिटिव वर्क करने का मतलब ये होता है कि आप उसको एनर्जी दे रहे हैं। पॉजिटिव वर्क मीन्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट को आप एनर्जी दे रहे हैं। तो जब आप किसी चीज़ को एनर्जी देंगे तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, उसका एक्सलेरेशन बढ़ेगा और उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो पॉजिटिव वर्क करने का मतलब क्या होता है, उसको ऑब्जेक्ट को एनर्जी देना। तो इस बात को मैं लिखना चाहूँगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं चाहूँगा कि आप इसको ध्यान रखना और अपने नोट्स में भी लिखना है इसको। क्या कि जो है पॉजिटिव वर्क जो होता है आपका, पॉजिटिव वर्क का मतलब होता है ऑब्जेक्ट को एनर्जी देना। पॉजिटिव वर्क मीन्स एनर्जी is given to the system और ऑब्जेक्ट। यानी अगर हम पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं तो पॉजिटिव वर्क करने का मतलब हमने एनर्जी दी है ऑब्जेक्ट को या सिस्टम को, जिससे उसकी क्या होगी, स्पीड बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी, एक्सेलरेशन भी उसका कुछ होगा, इंक्रीज होगा। तो ये मतलब होता है पॉजिटिव वर्क का। उम्मीद करता हूँ आपको जो है समझ में आया होगा। और पॉजिटिव वर्क के अगर एग्जांपल्स की बात करें, अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स में हमने देखा है, जैसे ऑब्जेक्ट है, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो गया तो आपका पॉजिटिव वर्क है। जैसे कि मान लो मैं कोई चेयर है, चेयर को खींच रहा हूँ तो जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूँ उसी डायरेक्शन में मेरा ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है। तो इस तरह से आप पॉजिटिव वर्क को डिफाइन कर सकते हो, एग्जांपल वगैरह दे सकते हो सोच के। ओके ओके, तो इसके बाद हम देखते हैं नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क आपका क्या होता है। सो नेगेटिव वर्क के बारे में थोड़ी सी चीजें देख लेते हैं। और नेगेटिव वर्क देख लेते हैं। नेगेटिव वर्क क्या है, नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क देखिए क्या होता है। नेगेटिव वर्क मीन्स ये होता है कि आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो, बट फोर्स जिस डायरेक्शन में आपने लगाई, डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में ना होके उसके अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में ना होके उसके अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। यानी ये है, जैसे कि मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है और आपने इसके ऊपर एक फोर्स लगाई F, लेकिन फोर्स लगाने से पहले ये ऑब्जेक्ट मोशन में था और ऑब्जेक्ट जो है इस डायरेक्शन में क्या हो रहा था, डिस्प्लेस कर रहा था। तो ऐसा हो सकता है बिल्कुल कि फोर्स आप किसी और डायरेक्शन में लगाओ, ऑब्जेक्ट किसी और डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर जाए। पहले से भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो। तो इस तरह से तो आपने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाई, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हुआ। तो हुआ क्या कि ऑब्जेक्ट इसको डिस्प्लेस इस डायरेक्शन में करना चाहता था, लेकिन वो हुआ नहीं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। तो इस सिनेरियो में जो हम बोलेंगे कि जो इस फोर्स ने जो वर्क डन किया है इसके ऊपर, वो नेगेटिव होगा। ओके, तो इसी बात को हम लिख सकते हैं, इफ द फोर्स acts in the opposite direction of force applied in if the force act in the opposite direction of displacement done, then the work done by that force is negative.
और इसी बात को आप एंगल की कहानी से भी आप इस बात को समझ सकते हैं कि भाई अगर ये फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो अगर मैं एंगल की बात करूँ, एंगल आपको निकालना सिखाया है, तो एंगल कितना होगा, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है और ये आपका फोर्स की डायरेक्शन है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है। तो इसी बात को हम ऐसे भी ले सकते हैं कि इफ एंगल between force and displacement, if angle between force and displacement is, if the angle between force and displacement is 180 degree, then work done is नेगेटिव। वर्क में क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। चाहे इस बात को ऐसे समझिए और चाहे इस बात को ऐसे समझिए, दोनों ही बात एक है। अब ये समझते हैं भाई ये जो नेगेटिव वर्क डन है, ये नेगेटिव वर्क डन है क्या, नेगेटिव वर्क डन है क्या, नेगेटिव वर्क डन का मतलब क्या होता है। तो देखिए नेगेटिव वर्क जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर करते हैं, तो नेगेटिव वर्क का मतलब ये होता है कि हमने नेगेटिव वर्क करके ऑब्जेक्ट की एनर्जी ले ली है। पॉजिटिव वर्क करने का क्या मतलब था, पॉजिटिव वर्क करने का मतलब था कि हमने ऑब्जेक्ट को, पार्टिकल को, सिस्टम को एनर्जी दी है। लेकिन नेगेटिव वर्क का मतलब होता है कि हमने क्या किया, एनर्जी ले ली है। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट से एनर्जी ले लेंगे तो उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसी बात को लिख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो कि आपको याद रखनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बैटरी लो का सिंबल है, ओके। तो लिख लेते हैं, जल्दी से खत्म करते हैं इसको। नेगेटिव वर्क मीन्स, नेगेटिव वर्क मीन्स एनर्जी is taken away, energy is taken away from body। आप ऐसे देख भी सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट से अगर आप एनर्जी ले लेंगे तो उसकी क्या होगी, वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी और धीरे धीरे वो रस्ट हो जाएगा। जैसे कि आपका कोई भाई बहन है, मान लो एक है, साइकिल चल रही है बढ़िया से, मेरी ड्राइंग बड़ी बेकार है, मान लो एक बालक है और इधर बैठा हुआ है और इधर इसकी हैंडल है साइकिल की और इसमें पकड़ के चला रहा है वो, बस इतनी ही ड्राइंग आती है मुझे। तो जस्ट समझो ये साइकिल है और ये आपको कोई भाई बहन है, साइकिल चल रही है और साइकिल जो है इस डायरेक्शन में चल रही है वी वेलोसिटी से और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कर रहा है। लेकिन आपने क्या किया कि पीछे से पकड़ के उसको एक फोर्स F4 से खींच दिया। तो इस केस में क्या हो रहा है कि फोर्स आपकी इस डायरेक्शन में लग रही है F और डिस्प्लेसमेंट आपकी इस डायरेक्शन में लग रही है। डिस्प्लेसमेंट आपका जैसे पता आगे की तरफ ही होगा, तुरंत फोर्स लगाओगे रुक तो जाएगा नहीं। तो इस केस में जो एंगल बन रहा है वो कितना आ रहा है, 180 डिग्री। और 180 डिग्री बन रहा है इसका मतलब क्या होगा, वर्क कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो आपको पता है कि धीरे 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 क्या होगी, साइकिल की स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यही मैंने बोला कि नेगेटिव वर्क का मतलब क्या होता है, एनर्जी इज टेकन अवे फ्रॉम द बॉडी। तो एनर्जी ले लेना उसको हम बोलते हैं नेगेटिव वर्क। मतलब हमने क्या किया, बॉडी की जो एनर्जी थी वो नेगेटिव वर्क करके हमने उसकी एनर्जी ले ली है। ओके, तो एक लास्ट बचा हुआ है हमारा जो है जीरो वर्क। जीरो वर्क समझ लेते हैं और उसके बाद में आज का जो लेक्चर है उसको एंड करते हैं। और इसके जो बाद वाला लेक्चर होगा इसमें हम वर्क के अच्छे से थोड़ा सा न्यूमेरिकल ले लेंगे। ओके, सो अगली हेडिंग डालते हैं, वो है आपका जीरो वर्क। तो जीरो वर्क क्या है समझ लेते हैं इसको जल्दी से। जीरो वर्क, तो जीरो वर्क क्या है, देखो जब हमने पॉजिटिव वर्क किया तो पॉजिटिव वर्क करने का मतलब क्या है कि हमने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई, डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हो गया, यानी जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो फोर्स की डायरेक्शन में है। नेगेटिव वर्क में क्या हो रहा है, नेगेटिव वर्क में हम ये देखते हैं जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में फोर्स कोशिश करेगा डिस्प्लेस करो, लेकिन नहीं, फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है डिस्प्लेसमेंट उसका अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। लेकिन जीरो में क्या है,
कि ऑब्जेक्ट जो फोर्स लग रही है, फोर्स का कोई लेना देना ही नहीं है डिस्प्लेसमेंट करवाने से। ना तो वो डिस्प्लेसमेंट करवाने में हेल्प कर रही है और ना ही डिस्प्लेसमेंट करवाने में वो अपोज कर रही है। तो इस केस में जो वर्क डन बाय दैट पार्टिकुलर फोर्स होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। अच्छा, एक चीज और याद रखना कि अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर 10 तरह के फोर्सेस लग रहे हैं, मैंने बताया अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे भी होते हुए, या एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उस पर एट दैट पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम भी मल्टीपल फोर्सेस एक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। तो जीरो वर्क में क्या होगा कि जैसे मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ ये, इस ऑब्जेक्ट का मास m है और इस पे दो फोर्स लगाई। एक फोर्स हमने लगाई इधर मान लो F, एक फोर्स लगाई, और ऑब्जेक्ट जो है आपका 2 मीटर डिस्प्लेस कर गया इस डायरेक्शन में। ऑब्जेक्ट आपको 2 मीटर क्या कर गया इस डायरेक्शन में। तो अगर हम इसकी बात करें कि वर्क डन बाय, ये मान लेते हैं ये अप्लाइड फोर्स है जो मैंने लगाई है अप्लाइड, तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स अप्लाइड भी इधर ही है, फोर्स अप्लाइड भी इधर है और जो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन वो भी वही है। तो यहाँ पे जो वर्क डन आएगा, वर्क डन आपका पॉजिटिव आएगा। ओके, बट अगर हम बात करते हैं एक पे एक और फोर्स लगेगी। आपको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है तो उस पर नीचे की तरफ क्या लगती है, फोर्स लगती है mg। कितनी फोर्स, और भी बहुत सारी फोर्स होती है, नॉर्मल डायरेक्शन भी होता है, तो बस उसकी बात करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे क्या है, एक नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स लग रही है mg। तो mg परपेंडिकुलर डाउनवर्ड लग रही है। अब ये बताओ मुझे कि ये जो mg फोर्स लग रही है, इस ऑब्जेक्ट को जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्या ये इसको डिस्प्लेस करवाने में इसका कोई रोल है? नहीं भाई, जो डायरेक्शन हो रहा है, ये जो फोर्स लग रही है वो वाई एक्सिस में लग रही है। आपका इस तरह से होता है ना प्लेन, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये आपका एक्स एक्सिस में हो रहा है, लेकिन जो फोर्स लग रही है वो वाई एक्सिस में लग रही है। तो ये जो फोर्स है इसका लेना देना है, ये ऑब्जेक्ट की मतलब जो वाई एक्सिस का जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको इफेक्ट करेगी ये। लेकिन ये एक्स एक्सिस में क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक्स एक्सिस में क्या मूवमेंट हो रहा है, इसको मूव कराने में क्या इस वाली फोर्स का कोई रोल है? नहीं है। ये फोर्स या तो इसको ऑब्जेक्ट को नीचे खींचेगी, और ऊपर तो खैर खींच नहीं सकती, बट एक बात कर रहा हूँ कि ये तो फोर्स नीचे ही खींचेगी, लेकिन इस ये वाली जो फोर्स है कभी भी खुद के दम पे इस ऑब्जेक्ट को इधर डिस्प्लेस नहीं करवा पाएगी, नहीं करवा पाएगी भाई। ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये जो फोर्स है, ये ऑब्जेक्ट को नीचे ही ले जाएगा। ये वाली फोर्स कभी भी, mg की फोर्स कभी भी इसको राइट की तरफ डिस्प्लेस नहीं करवा सकते, चाहे ये वाली फोर्स कितनी बड़ी क्यों ना हो। तो यहाँ पे एक बात क्लियर हो जाती है कि ये वाली जो फोर्स है इसका डिस्प्लेस करवाने में कोई रोल है? कोई रोल नहीं है। तो इस केस में जो वर्क डन बाय mg आएगा वो क्या आ जाएगा, आपका जीरो आ जाएगा। इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वर्क डन बाय mg फोर्स क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? या इसी बात को मैं लिख देता हूँ, परेशान मत हो। जो है इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। जो है अगर आपको नोट आउट करना हो तो आप वीडियो पॉज करके कर सकते हो, क्योंकि कोई क्लास तो चल नहीं रही है। जो मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ वहाँ पे तो काफ़ी टाइम लगता है बच्चों को नोट करने में, 5-5 10 मिनट बच्चे नोट करते रहते हैं। बड़े आलसी बच्चे हैं मेरे क्लास के। तो यहाँ पे तो आप पॉज करके जो है नोट कर सकते हैं। सो इफ डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ force applied on object does not affect the displacement done, then work done by that force will be zero। ओके, तो जो आपको बताया वही है। जैसे कि मान लो ये ऑब्जेक्ट है और इधर फोर्स, मान लो डिस्प्लेसमेंट इधर s हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? s हो रहा है। अच्छे बना देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, ये है सुंदर सा बना देता हूँ। इधर आपने एक फोर्स लगाई F, और मान लेते इधर डिस्प्लेसमेंट हुआ। फोर्स तो खैर बाद में देख लेंगे, डिस्प्लेसमेंट मेन मोटिव है, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, लेकिन यहाँ पे जो फोर्स लग रही थी वो mg फोर्स नीचे लग रही थी। तो
इस फोर्स को कोई लेना नहीं है। और एक बात और समझ सकते हैं, देखो फोर्स कहाँ लग रही है, नीचे, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, इधर। एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री है। तो जब कभी भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो उस सिनेरियो में भी आपका क्या होता है, जो वर्क डन आता है वो जीरो आता है। तो इस बात को लिख सकते हैं कि एंगल इफ एंगल बिटवीन, भाई इस तरह से बिटवीन मत लिखना, ये तो मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप बाकी पूरी स्पेलिंग लिख देना। इफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड displacement, if angle between force and displacement is a 90 degree, then work done is zero by that force, by that force। ओके, मैं आ गया, उम्मीद करता हूँ। अब देखो, जब पॉजिटिव वर्क है तो पॉजिटिव वर्क करने का मतलब हम एनर्जी दे रहे हैं, नेगेटिव वर्क करना मतलब एनर्जी हम ले रहे हैं, जीरो वर्क मतलब हमें कोई मतलब नहीं है। जीरो वर्क मतलब ना तो एनर्जी घटेगी और ना ही एनर्जी बढ़ेगी। ओके, तो ना तो हमने एनर्जी दी जीरो वर्क करके, ना तो हमने एनर्जी दी और ना हमने एनर्जी ली। सो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने वर्क के बारे में पढ़ा। इसमें न्यूमेरिकल करने रह गए हैं, सो न्यूमेरिकल में हम अगली क्लास में कर लेंगे, और अगली क्लास में इसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं, जहाँ पे हम इसके न्यूमेरिकल ही कर लेंगे। और अगली क्लास में, उसके अगली क्लास में फिर हम जो है एनर्जी के बारे में पढ़ लेंगे। और 4 लेक्चर्स में इस चैप्टर को खत्म करते हैं। तो पहला हमने वर्क पढ़ लिया, फिर हमने इसके न्यूमेरिकल, फिर हम एनर्जी पढ़ लेंगे, फिर उसके हम न्यूमेरिकल कर लेंगे। सो आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, थैंक यू सो मच। और उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा मेरे साथ इस चैप्टर को पढ़ के, और आपको मज़ा आया होगा। सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप इस वीडियो को देखिए, रिवाइज करिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा देखने की। तो कमेंट में आप कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल। ओके, तो शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। इसी के साथ आज का लेक्चर हम एंड करते हैं।